इस कहानी का आगाज होता है 13 अक्टूबर 1972 से, जहां हमें एक रग्बी टीम दिखाई जाती है जो उस दिन अपना फाइनल मैच खेलने के लिए चीले जा रही थी। ज्यादातर खिलाड़ी बहुत खुश थे क्योंकि वो पहली बार अपनी कंट्री की सरहदों से बाहर खेलने का मौका पा रहे थे। उनमें से कुछ के फैमिली मेंबर्स भी उनकी हौसला अफजाई के लिए साथ सफर कर रहे थे। सफर ज्यादा लंबा नहीं होना था क्योंकि आम तौर पर उरुग्वाई से चीले का रास्ता सिर्फ 3 घंटे में तय हो जाता है, लेकिन इस रास्ते में खड़ी हैं खतरनाक एंडीज की पहाड़ियां जो आगे चलकर मुसाफिरों के लिए जबरदस्त मुसीबत साबित होने वाली थीं। कुछ देर तक सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा, मगर अचानक जहाज को शदीद टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा जिसने सभी मुसाफिरों और खिलाड़ियों को खौफजदा कर दिया। अभी वो संभल भी न पाए थे कि जहाज तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगा। पायलट्स पूरी ताकत के साथ जहाज को काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक तैयारा एक पहाड़ से टकराकर 2 हिस्सों में बट गया। जहाज का अगला हिस्सा बर्फ पर फिसलते हुए आगे जाकर एक बड़ी चट्टान से जा टकराया। टक्कर इतनी खौफनाक थी कि सीटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं और कई मुसाफिर उस दबाव में कुचलकर हलाक हो गए। जो लोग जिंदा बच गए थे उन्होंने खुद को संभाला और बाकी जख्मियों की मदद करने लगे। कुछ जिंदा बचने वाले तेजी से पायलट्स तक पहुंचे ताकि उन्हें बाहर निकाल सकें, लेकिन अफसोस की उस कोशिश के दौरान दोनों पायलट्स की भी जान चली गई। जहाज के चारों तरफ खून फैला हुआ था, मगर सबने एक दूसरे को शांत करने की कोशिश की। कुछ ही देर में रात हो गई और तापमान तेजी से गिरने लगा। सर्दी से बचने के लिए सबने जहाज के पिछले हिस्से को बीगज और लाशों से ढक दिया और अंदर छिप गए। लेकिन कुछ मुसाफिर अब भी उस हादसे के गहरे सदमे में थे, इसलिए बाकी साथियों ने जी से ती से उन्हें सहारा दिया। सुबह होते ही 3 से 4 जख्मी मुसाफिर शदीद ठंड के बास जान से हाथ धो बैठे और बच जाने वाले मुसाफिर बाहर निकले तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ के पहाड़ ही दिखाई देते थे। उन्होंने जहाज के अंदर से तमाम सामान और सीटें बाहर निकालें ताकि सबके लेटने की जगह बन सके। जख्मी अफराद को धूप में लिटा दिया गया ताकि वो कुछ बेहतर महसूस कर सकें। फिर सबके बैग चेक किए गए और जो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान मिला उसे अलग सोट कीस में रख दिया गया। लाशों को जहाज से दौड़ ले जाकर बर्फ में दबा दिया गया ताकि न सड़ें और जब रेस्क्यू आए तो साथ ले जाई जा सकें। चंद चीजें संभलने के बाद सबने थोड़ा आराम किया और थोड़ा सा खाना खाया, मगर सब जानते थे कि ये खाना लंबे वक्त तक चलाना होगा। इसी दौरान उनके ऊपर से एक जहाज गुजरा। सबने जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मौजूदगी जाहिर की, मगर कोई फायदा ना हुआ क्योंकि उनका जहाज सफेद था और इर्द-गिर्द भी सिर्फ सफेद बर्फ मौजूद थी। रात दोबारा हो गई और सब जहाज के अंदर छिपकर सो गए। यूं उनकी दूसरी रात भी कट गई। अगली सुबह नांदो नाम का एक लड़का होश में आया जो करीश के दिन से बेहोश पड़ा था। होश में आते ही वो अपनी बहन के पास गया, उसे गले से लगाकर माँ के बारे में पूछा। ये सुनकर वो टूट गया कि उसकी माँ मर चुकी है। अब कुछ मुसाफिर कोशिश करते हैं कि बर्फ पर सोट केसेस को रखकर एक बड़ा सा क्रॉस बना लें ताकि रेस्क्यू टीम ऊपर से देख सुखे। इतने में एक और जहाज उनके ऊपर से गुजरता है तो ये लोग शीशा चमकाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। सबको लग रहा था कि शायद उस जहाज ने उन्हें देख लिया है और अब बहुत जल्द रेस्क्यू टीम उन्हें यहाँ से बचा ले जाएगी। मगर इंतजार करते करते एक रात और गुजर जाती है और कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता। अगले दिन सबको याद आता है कि जहाज के पिछले हिस्से में बैटरीज थी। शायद उन बैटरीज की मदद से रेडियो सिस्टम को चलाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि जहाज का पिछला पार्ट तलाश किया जाए। खोज के लिए उन्होंने कांच और लेदर से गोगल्स बनाए और बर्फ पर सफर शुरू कर दिया। जब वो कुछ दूर पहुंचे तो देखा कि नीचे की जगह गहरी बर्फ की वजह से नुमाया नहीं रही। शायद यही वजह थी कि रेस्क्यू टीम अब तक उन्हें ढूंढ नहीं पाई। लेकिन अचानक वहां बर्फ खिसकने लगी और सबने फौरन वापस लौटने का फैसला किया। यूं दिन बीतते गए और 1 हफ्ते बाद उनका सारा खाना खत्म हो गया। वहां ना कोई दरख्त था न पौधे, इसीलिए उन्होंने पत्थरों पर जमी काई खाने की कोशिश की, मगर उससे वो मजीद बीमार हो गए। उसी वक्त नांदू ने कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो मुर्दों का गोश्त खाने पर भी मजबूर हो जाएगा। ये सुनकर सबके दरमियान सख्त बहस छिड़ गई। भूख के हाथों वो इस कदर बेहाल हो गए कि जूतों के फीते और जो भी चीज मिलती उसे खाने लगते, मगर भूख की शिद्दत के बास नांदू की बहन की मौत हो गई। अगले चंद दिनों में सर्दी और ज्यादा बढ़ने लगी। सभी मुसाफिर जहाज के अंदर ही छुपकर अपनी जान बचाते रहे। दिन गुजरने के बाद भूख ने सबको पागल सा कर दिया। आखिरकार बाकी लोगों ने फैसला किया कि वो मुर्दों का मांस खाने की इजाजत दे दें। फिर कुछ लोग बाहर गए और कांच की मदद से गोश्त काट कर खाने लगे। सिर्फ 5 अफराद ऐसे थे जिन्होंने नरभक्षी बनने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। बाकी लोगों ने लाशों को दूर ले जाकर काटना शुरू किया ताकि दूसरों को ज्यादा सदमा ना हो। इसी दौरान उन्हें बर्फ में दबा एक सोट केस मिला जिसके अंदर से एक रेडियो बरामद हुआ। उस रेडियो से उन्होंने एक एंटीना बनाया और खबरें सुने। खबरों से पता चला कि हुकूमत ने उन्हें तलाश करने के लिए कई हेलीकॉप्टर्स भेजे थे, मगर सभी नाकाम लौट आए। ये सुनकर सबका हौसला टूट गया। जिन्होंने पहले गोश्त खाने से इनकार किया था अब वो भी मजबूर होकर एमास खाने लगे क्योंकि सब
जान चुके थे कि अब उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। इसके बाद 3 लड़कों ने हिम्मत की और जहाज के पिछले पार्ट्स को तलाश करने के लिए दोबारा निकले। कुछ ही फासले पर उन्हें जहाज का टूटा हुआ मलबा और चंद लाशें मिलें जो करीश के वक्त नीचे गिर गई थीं। वो आगे बढ़ते रहे, लेकिन बर्फ की फिसलन और जमी हुई हवाओं ने सांस लेना भी मुश्किल कर दिया। रात को जब वो सोने लगे तो चारों तरफ बर्फानी तूफान था। अगली सुबह वो जिंदा तो थे, मगर उनकी हालत निहायत बदतर हो चुकी थी। इसीलिए वो वापस मलबे की तरफ लौट आए। जब सबने उन्हें खाली हाथ देखा तो सभी उदास हो गए। उस आखिरी शख्स ने भी हथियार डाल दिए और इंसानी गोशत खा लिया। दिन गुजरते गए और ये लोग बड़ी मुश्किल से अपने आप को 17 दिन तक जिंदा रख पाए। लेकिन मसला ये था कि पिछले 5 दिनों से मौसम नहायत खराब था। सभी लोग जहाज के अंदर सिमट कर बैठे थे। फिर अचानक एक शदीद तूफान आया और जहाज के अंदर बर्फ भर गई। अंदर मौजूद सभी लोग बर्फ के नीचे दब गए। जो लोग ऊपर थे वो घबरा तो गए, मगर हिम्मत करके उन्होंने बर्फ खोद कर दबे हुए साथियों को बाहर निकाल लिया। सब लोग वक्त पर तो बाहर निकल आए, मगर एक औरत ज्यादा नीचे दब गई थी और दम घुटने की वजह से फौत हो गई। अभी सब उस गम से निकले ही थे कि एक और तूफान आन धमका और सब दोबारा बर्फ के नीचे दब गए। ये तूफान इतना शदीद था कि कुछ लोग फौरन ही जान से हाथ धो बैठे। जो अंदर फंसे थे उन्होंने जल्दी से एक सुराख बनाया ताकि ऑक्सीजन मिल सके। कई घंटों बाद सबने हिम्मत जुटाई और मुर्दा लाशों को एक तरफ रख दिया। यूं दिन नंबर 18 तक, यानी 2 पूरे दिन वो बर्फ के नीचे ही गुजारने पर मजबूर रहे। भूख ने उन्हें बेहाल कर दिया और अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बाकी था कि लाशों का गोश्त खाया जाए। मगर ये सब उन्हीं के अपने साथी थे, इसीलिए कोई भी ये कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये मंजर देखकर नोमान नाम का एक लड़का गुस्से में आ गया और जहाज की खड़की तोड़ने लगा। इस दौरान शीशा उसके पांव में घुस गया, मगर वो रुका नहीं। 2 दिन की लगातार कोशिश के बाद उसने बर्फ में एक रास्ता बना लिया और सब लोग बाहर निकल आए। बाहर आते ही सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। कुछ देर बाद सब मिलकर जहाज को बर्फ से निकालने लगे। नोमान ने महसूस किया कि उसके पांव का जख्म अब ज्यादा दर्द नहीं कर रहा, क्योंकि बर्फ ने उस जख्म को सुन कर दिया था। उसने परवाह किए बगैर बर्फ खोदना जारी रखा। सूरज निकल आया था, इसलिए बर्फ खोदना आसान हो गया। चंद घंटों में जहाज का बड़ा हिस्सा बाहर आ गया। अब सबने सोचा कि जहाज के पिछले हिस्से को तलाश किया जाए, मगर सवाल ये था कि बर्फीली रातों का मुकाबला कैसे किया जाएगा। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए सबने फैसला किया कि गर्मियों के आने का इंतजार किया जाए ताकि चढ़ाई आसान हो सके। यूं दिन गुजरते गए और 24 दिनों के बाद मौसम कुछ बेहतर हो गया, मगर जो लोग पहले तलाश के लिए गए थे उनकी तबीयत अब भी बहुत खराब थी। चलना तो दूर, वो मुश्किल से हिल भी पा रहे थे। इसी दौरान एक बुरी खबर आई। कोको के फीफड़ों में पानी भर गया था। सबने उसकी जान बचाने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सके और वो दम तोड़ गया। कुछ देर बाद उसकी लाश को दफना दिया गया और उसका लिखा हुआ खत संभाल कर रख लिया गया। 2 और दिन गुजरे और यूं 26 दिन बाद ग्रुप के 4 लोगों ने पहाड़ पर चढ़ाई का फैसला किया। ये 4 थे रूबिटो, टिनटिन, नोमा और नांदो। वो सब जहाज के पिछले हिस्से की तलाश में निकल पड़े। कुछ फासले के बाद अचानक नोमा गिर गया। जब उन्होंने देखा तो उसके पांव के जख्म में इन्फेक्शन फैल चुका था। सबने उसे कहा कि वापस पलट जाओ, मगर उसने इनकार कर दिया और अकेले ही वापसी का फैसला किया। जब वो जहाज के पास वापस आया तो उसकी हालत निहायत खराब थी और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो देखा कि उसके दोस्त जहाज से बर्फ हटा रहे थे। अगले दिन बाकी 3 लोग भी वापस लौट आए। ये खुशी की बात थी कि उन्हें जहाज का पिछला हिस्सा मिल गया था। जहाज के अंदर बैटरीज के साथ साथ और भी कई कीमती चीजें मिले। उन्हें कपड़ों के ढेर, रम की बोतलें और सिगरेट के पैकेट हाथ लगे। उन्होंने बैटरीज को रेडियो में डालकर बैरूनी दुनिया से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस के सामने से कोई जवाब नहीं आया, यानी उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इधर नोमा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि इन्फेक्शन उसकी पूरी बदन में फैल चुका था। जहाज का खाना भी खत्म हो चुका था और सब दोबारा इंसानी गोश्त खाने पर मजबूर हो गए। नोमान ने खाना पीना छोड़ दिया ताकि बाकी साथियों के लिए थोड़ा सा बच सके। कुछ लोग दोबारा जहाज के पिछले पार्ट्स की तरफ गए। इस बार उन्हें वाटर प्रूफ कपड़ा मिल गया, जिससे उन्होंने एक स्लीपिंग बैग तैयार कर लिया। फिर रेडियो पर खबर सुनी कहकरेश को पूरे 18 दिन हो चुके हैं और हुकूमत अब आखिरी मशन भेज रही है। ये सुनकर ग्रुप के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो गया। कुछ कहने लगे कि अब रेस्क्यू का इंतजार करना चाहिए, जबकि बाकी बोले कि शायद कोई हमें देख भी न पाए। उसी रात नोमा की हालत और बिगड़ गई। मरने से पहले उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी लाश खाकर तुम सब जिंदा रहना। थोड़ी देर बाद उसकी सांसें थम गए। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मजबूरी ऐसी थी कि किसी ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक स्लीपिंग बैग और थोड़ा सा खाना लेकर उन्होंने कसम खाई कि चाहे जान चली जाए मगर पहाड़ पार करके चीले जरूर पहुंचेंगे। दिन में वो चढ़ाई करते और रात को एक ही बैग में सिमट कर सर्द रात का सामना करते। ये उनकी रोज की जिद्दोजहद बन गई। कई दिन लगातार चलने के बाद आखिरकार वो एक ऊंची चोटी तक पहुंच गए, लेकिन सामने मजीद बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखकर उनका हौसला टूटने लगा। खाना भी बहुत कम बचा था। टिन
टिन ने अपना हिस्सा रोबिटो और नांदो को दे दिया और वापसी का फैसला किया। क्योंकि खाना कम था और सफर अभी लंबा था, अब ये दोनों आगे बढ़ते रहे। वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां बर्फ निस्बतन कम थी और वहां एक साफ पानी की नदी भी बह रही थी। ये दोनों वहीं से पानी पीने लगे। अचानक उन्हें नदी के दूसरे किनारे पर एक आदमी घोड़े पर सवार नजर आया। वो जोर जोर से मदद मांगने लगे, मगर पानी के शोर की वजह से वो कुछ सुन नहीं पा रहा था। तभी उसने एक कागज फेंका रोबिटो और नांदू ने उस पर अपनी कहानी लिख डाली। वो आदमी कागज लेकर हुकूमत तक पहुंचा और यूं रेस्क्यू मिशन शुरू हो गया। उसने रोबिटो और नांदू को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया। जल्द ही रिपोर्टर्स भी वहां पहुंच गए। ऊपर फंसे हुए लोगों ने भी ये खुशी की खबर सुन ली और रेस्क्यू का इंतजार करने लगे। जल्द ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और जहाज के क्रैश के 72 दिन बाद सबको बचा लिया गया। उसके बाद सबको शहर लाया गया और हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। वहां उनका हीरोज की तरह स्वागत हुआ। सबको नए कपड़े दिए गए, नहलाया गया और अलग अलग बस्तर मिले। मगर उस रात भी वह सब एक साथ ही सोए, क्योंकि ट्रामा अब भी उनके दिल से नहीं निकला था। आखिर में ये हकीकत सामने आती है कि जहाज में कुल 45 लोग थे, जिनमें से सिर्फ 16 ही जिंदा बच पाए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सबसे कड़ी मुश्किलात में भी उम्मीद, हिम्मत और एक दूसरे की मदद ही इंसान को जिंदा रखती है। जिंदगी का असल मकसद यही है कि कभी हिम्मत न हारें और आखिरी सांस तक जिद्दोजहद जारी रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपकी कीमती बातें और सवालात सुनने का हमें बेचैनी से इंतजार रहता है, इसलिए कमेंट सेक्शन को अपना प्लेटफॉर्म समझकर दिल खोलकर अपनी राय दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर सवाल का जवाब ऐसे दें जैसे दोस्त बैठकर गपशप करते हैं।